हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 के आखिरी के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18 ना 5 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, ये जो वीडियो लेक्चर है ये इस चैप्टर का डिफरेंशियल इक्वेशन का या फिर चैप्टर 9 का लास्ट वीडियो लेक्चर है। तो ये इसी चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर मत समझो, आप इसको समझो कि ये इंटीग्रेशन का लास्ट वीडियो लेक्चर है, या फिर आप इसको ऐसे समझो कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये कैलकुलस का लास्ट वीडियो लेक्चर है। अब ये कैलकुलस स्टार्ट कहाँ से होती है आप याद करो एक बार। जब आपने बस रिलेशन फंक्शन में रिलेशन ढूंढना मतलब रिलेशन बताना सीखा था, है ना। वहाँ से चालू हुआ था। फिर ये रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, छोटे मोटे फंक्शन देखे थे, उनके ग्राफ देखे थे, डोमेन, रेंज। फिर उसके बाद में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद में आया कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन हमने सीखा। ये डिफरेंशिएशन वाली चीज़ डिफरेंशियल कैलकुलस होती है। उसके अंदर हमने देखा कॉन्टिन्यूटी देखी, उसमें लिमिट पहले 11th क्लास में आ गया था। फिर बाद में डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंशिएशन, और अब तो भांति भांति के डिफरेंशिएशन हो गए। ठीक है, वो अपना वो लेवल देखो। और आज हम जिस चैप्टर को ख़त्म करके जा रहे हैं ना, यहाँ का लेवल देखो, है ना। आपको बहुत सारी चीज़ें बीच में सीख चुके हो आप। फिर हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देखा, उसमें तो बहुत ही तगड़ी तगड़ी चीज़ें थी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, और उसमें भी शानदार शानदार क्वेश्चंस। एक टाइप से ग्राफ पर पूरी कमांड हो चुकी थी उस टाइम। फिर हमने देखा इंटीग्रेशन। इसमें भी इंटीग्रेशन हमने स्टार्टिंग में कैसे कैसे छोटे छोटे इंटीग्रेशन को पूरा फैला फैला के किया था ना। अब देखो क्या एक्सपर्ट लेवल हो गया, अब हम देखते ही बता सकते हैं कि हाँ भाई इंटीग्रेशन कैसे होगा। उसमें फिर डेफिनेट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, है ना। और अब हम फाइनली आ चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये इंटीग्रल कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है अपना। कैलकुलस इसके बाद में खत्म हो जाएगी। फिर आगे अलजेब्रा की चीज़ें, वेक्टर 3D, वो सब स्टार्ट होंगे, प्रोबेबिलिटी वगैरह देखेंगे। तो देखो दोस्तों, कैलकुलस ना 12th क्लास में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको जब भी तैयारी करनी हो 12th क्लास की, कैलकुलस को कभी भी मिस मत करना। कैलकुलस तो बहुत ज़्यादा पोर्शन कवर करता है। पहली बुक में भी दूसरी बुक में कुल मिला के मुझे लगता है आधे मतलब 50% के आसपास कैलकुलस है 12th क्लास के अंदर। 11th क्लास में कैलकुलस कम था। कैलकुलस समझना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कैलकुलस से ना आपको ऐसे, अगर आपको कैलकुलस समझ में आता ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको मैथमेटिक्स समझ में आ रही है। एक वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब आप कैलकुलस पढ़ते हो तो, है ना। बहुत ये मैथमेटिक्स बहुत प्यारी ब्रांच है, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है कैलकुलस में। खैर, इसी मज़े के साथ हम आज का वीडियो लेक्चर भी करेंगे। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहना कि अभी तक का अपना सफ़र कैसा रहा। ठीक है दोस्तों, मैं आपका एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट। भले आप किसी कमेंट में डॉट भी लिख देते हो ना, वो भी मेरे को पता होता है ना। तो खैर चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। यहाँ पर देखो क्या बोला है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9 में। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर समझ रहे हो ना, एक होता है जनरल सॉल्यूशन जिसमें वो इंटीग्रेशन करते ही सी आता है ना, वो जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में वो सी हट जाता है। वो सी हटाने के लिए यहाँ पे कंडीशंस भी ऐसे दी जाती है, x बराबर 0 और y बराबर 0 से। फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है गिवन दैट दिस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, काफ़ी है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेता हूँ एक बार में, x+1 dy/dx बराबर 2e⁻⁻y-1। अब देखो दोस्तों, जब भी हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना होता है, सॉल्यूशन बताना मतलब उसको सोल्व करना, उसके 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है वेरिएबल सेपरेशन, जिसमें हम वेरिएबल्स को अलग अलग कर लेते हैं, एक्स वाले अलग आ जाओ, वाई वाले अलग आ जाओ, ऐसे। फिर दूसरा तरीका होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का तरीका। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे होता है ना x/y या y/x, वो बन जाता है, उसको हम v मानते हैं, फिर बाद में वेरिएबल सेपरेशन से वो आगे सोल्व हो जाता है। तीसरा तरीका क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें हमें एक पर्टिकुलर मतलब फॉर्मेट होता है, वो dy/dx फिर py बराबर q, ऐसे, है ना। तो वो एक अलग फॉर्मेट है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है, उसमें आपके एग्जाम में भी ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चन आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, वहाँ पे ये नहीं लिखा जाएगा कि इसको आप वेरिएबल सेपरेशन से करो या फिर होमोजीनियस से करो या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से करो। तो हमने हर बार ऐसा जाना है कि हम एक क्वेश्चन को देखकर इनकी क्या क्या खूबी है, हमें कैसा पता चले कि भाई ये इससे होगा या इससे होगा। ठीक है, फिर भी मैं आज भी बताता हूँ चलता हूँ कि जब भी हमें एक क्वेश्चन मिले तो आपको ना इस तरीके से अप्रोच करनी चाहिए। सबसे पहले देखो कि वेरिएबल सेपरेशन लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पर x वाली चीज़ें अलग, वेरिएबल सेपरेशन का मतलब क्या है, x वाली चीज़ें अलग और y वाली चीज़ें अलग। देखो यहाँ पर x+1 है और नीचे dx है, ये x वाली चीज़ यहीं पर है, बाकी यहाँ पर y वाली चीज़ है। इधर 2 × e⁻⁻y
-1, ये y वाली चीज़ होगी, ये y वाली चीज़ यही है, लेकिन ये पूरी y की चीज़ आप बोल सकते हो, है ना, पूरी चीज़ को आप y की चीज़ बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर x तो है नहीं। तो क्या यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन लग सकता है? हाँ बिल्कुल लग सकता है, अपना ये पहली बार में काम बन जाएगा। और वेरिएबल सेपरेशन के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, अगर ये मिल गया तो मज़े करो फिर। तो क्या करें, y वाली चीज़ों को अलग कर लेते हैं। यहाँ पर जो dy है ये तो कभी नीचे रहता नहीं है, dy तो ऊपर रहता है, तो इस dy को मैं यहीं रखूँगा। और ये जो 2e की पावर माइनस वाई माइनस वन है ना, इसको मैं इसके नीचे ले आऊँगा, 2e की पावर माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू RHS में क्या आएगा। अब ये x और ये dx है ना, ये अपना सामान लेके इधर आ जाएगा, तो dx अपॉन ये dx नीचे था ऊपर आ गया, और x प्लस वन ऊपर है ये नीचे आ जाएगा। ऐसे वेरिएबल सेपरेशन इस बार काम कर गया। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, वेरिएबल्स अलग अलग हो गए, x वाला अलग y वाला अलग। इसके बाद में हम एक ही काम करते हैं, वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लगा दो भाई दोनों तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 2। देखो यार e की पावर माइनस वाई है, हम ऐसे देख लो ना, थोड़ा आप फ्यूचरिस्टिक होके सोचो, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अभी थोड़ी देर बाद, मतलब फ्यूचर में है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये इसको t मान लूँ, लेकिन इसको t मानूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर, वो तो नहीं है, तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे जो e की पावर माइनस वाई है ना, इसको आप लिख लो, देखो 2 इंटू ई की पावर माइनस वाई है, तो पावर इसकी नेगेटिव है, तो ये नीचे आ जाएगा नंबर 2 के नीचे, 2 के नीचे क्या आ गया, ई की पावर वाई, यहाँ पे -1 है तो -1 ऐसा हो गया, इक्वल टू इधर की तरफ इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस वन ऐसा हो गया। अच्छा अभी भी हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे, इसका तो कर देंगे, लेकिन इसको भी रखो भाई यार, इसका LHS का नहीं हुआ तो तू क्या करेगा, तो इसको अभी रखो। इधर नीचे की तरफ एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, है ना, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन इसका नीचे की तरफ एलसीएम क्या आ गया, ई की पावर वाई, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, फिर माइनस ये ई की पावर इसके पास आ जाएगा, तो ई की पावर वाई ऐसा हो गया। और ये मेन डिवीजन ये वाला है, ये वाला नीचे तो वो एलसीएम लेके बना रहे हम, इधर RHS में वो है ही dx अपॉन एक्स प्लस वन। अच्छा इधर की तरफ आए तो ई की पावर वाई ऐसा है, तो ई की पावर जो वाई है ना यार, ये सबसे नीचे तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा ई की पावर वाई अपॉन 2 माइनस ई की पावर वाई डॉट डी वाई बराबर उधर क्या है, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। तो अब क्या करें यहाँ पर, अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, क्योंकि 2 नीचे की तरफ है 2 माइनस ई की पावर वाई, इसको अगर मैं t मानूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर तैयार है। लेकिन देखो अब हम पूरा अरेंजमेंट करके रख लेते हैं, मतलब इंटीग्रेशन में हम आज ऐसे समझो कि लास्ट लेक्चर है इंटीग्रेशन कैलकुलस का, तो हम मतलब आपको सारी चीज़ पहले से पता ना, एक्सपीरियंस है आपको कि हम आगे यहाँ पर एक इंटीग्रेशन को कैसे डील करते हैं ये सारी चीज़ें। तो मैं क्या करूँगा, 2 माइनस ई की पावर वाई को t मानूंगा थोड़ी देर बाद। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो सब ऊपर की तरफ dt बन जाएगा। तो ये जो माइनस ई की पावर वाई है ना, इसका 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, माइनस ई की पावर वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर वाई का ई की पावर वाई, और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ऊपर की तरफ माइनस है क्या, नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले माइनस का जुगाड़ कर लेते हैं, एक माइनस में यहाँ पे लगा देता हूँ और एक माइनस में यहाँ पे लगा देता हूँ। अब अगर मैं 2 माइनस ई की पावर वाई इसको क्या बोलूँगा t, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर ये है ना, ये इसका डिफरेंशिएशन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, इतना तो कर ही सकते हैं ना यार। तो देखो क्या बन जाएगा, मैं अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करके ही, चलो एक बार लिख लेते हैं, माइनस ऊपर की तरफ क्या आ गया, dt आ गया, और नीचे की तरफ क्या आ गया, t आ गया, समझ गए ना मेरी बात, इक्वल टू इधर की तरफ वही, इधर की तरफ तो वही है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स प्लस वन। अब देखो दोस्तों, अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस है तो ये लो माइनस, ये जो 1/t है ना, 1/t इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ t, इसका मॉडुलस लगाओ तो लगाओ वरना रहने दो, इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस वन है, जैसे 1 अपॉन t था तो उसका इंटीग्रेशन log t हो गया, तो 1 अपॉन एक्स का log x होता है, 1 अपॉन एक्स प्लस वन का log x प्लस वन ऐसा हो जाएगा, प्लस c हम यहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा यहाँ पर एक और काम कर सकते हो, c यहाँ पे क्यों लगा रहे हो, देखो ये चीज़ log में है, ये चीज़ भी log में है, तो इस c की जगह पे आप log ऑफ c लिख लो ना, है ना, log ऑफ c कांस्टेंट है तो log c भी कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर मैं log c लिखने के बजाय log c लिख लेता हूँ। इसका भी फायदे तो है ही, क्योंकि यहाँ log है, यहाँ log है, यहाँ भी log हो जाएगा, तो फिर log को हटाने में आसानी हो जाती है हमें। देखो इधर की तरफ माइनस log ऑफ t की जगह क्या आ जाएगा, 2 माइनस ई की पावर वाई, 2 माइनस ई की पावर वाई, मॉडुलस वगैरह कोई यहाँ पे ज़्यादा लोड लेते ही नहीं मॉडुलस का हम, इक्वल टू इधर की तरफ log ऑफ, देखो ये क्या है, ये है
log m प्लस ये क्या हो गया log n। तो log m प्लस log n ये क्या होता है log mn। ठीक है, ये अंदर वाले जो नंबर है ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या बन जाएगा log mn। तो ऐसा बन जाएगा x प्लस 1 इंटू सी, ये इसके log के अंदर है। अब यार ये माइनस, इस माइनस को भी ठिकाने लगाओ यहाँ से, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा हमें, तभी हम log से log काट पाएंगे, ऐसे थोड़ी काट देंगे यहाँ पर। तो इस माइनस का क्या करूँ, एक प्रॉपर्टी होती है ना वो कि n इंटू log ऑफ m, इस log के आगे कोई नंबर बैठा हो तो इस n को हम इसकी पावर में लगा लेते हैं, तो क्या बन जाएगा log ऑफ m की पावर n ऐसे। तो ये जो माइनस है ना माइनस, ये इस 2 माइनस ई की पावर y है ना, इसकी पावर पे चला जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा log ऑफ 2 माइनस ई की पावर y की पावर माइनस 1 बराबर इधर log ऑफ यहाँ पे c इंटू एक्स प्लस 1 ऐसा हो गया। मतलब इसको कैसे भी लिख लो एक ही बात है, log से log कट गया, ये बच गया, क्या बचा। अच्छा इसका ये इसकी पावर -1 है ना, इसका मतलब ये उल्टा है इसका 1/2 माइनस ई की पावर y बराबर c इंटू एक्स प्लस 1 ये है। अब यहाँ पर ये जो c है ना c, इसको हटाने के लिए कुछ कंडीशंस दे रखी है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है। यहाँ पे y बराबर 0 x बराबर 0 दोनों को 0 डाल दो, y बराबर भी 0 पुट करना है और x बराबर भी 0 हमें पुट करना है। देखो इधर ही पुट करके देख लेते हैं क्या बनेगा, इधर लगाओ देखें, है ना, ये सारी चीज़ें इधर लगाओ। y बराबर 0 तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/2 माइनस ई की पावर 0 है ना, यहाँ पे y है बराबर c इंटू सी के साथ क्या है x प्लस 1, x की जगह भी 0 है तो यहाँ पे 0 प्लस 1 1 बन जाएगा। अच्छा ई की पावर 0 ये कितना होता है 1 होता है, तो ऐसा बन जाएगा 1/2 माइनस 1, यहाँ पे c इंटू 1 c हो गया। यहाँ पे 1/2 माइनस 1 1 होता है, 1/1 1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू 1 आ गई फाइनली, है ना, कुछ भी नहीं है 1 है c की वैल्यू। यहाँ पर हम 1 डाल देंगे और अपना आंसर बन जाएगा। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि पीछे की तरफ आपको आंसर अलग मिल सकता है, यहाँ तक भी आंसर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर पीछे वाला आंसर मैच कराना ही है तो 1 मिनट रुको, आप 1 सेकेंड रुको, मैं इसको आगे की तरफ लिखता हूँ। तो देखो दोस्तों ये मैंने लिख दिया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ पर ऐसा 1/2 माइनस ई की पावर वाई बराबर, यहाँ पे c आता, c की जगह मैंने यहाँ पे 1 रख दिया है ना, ये ब्रैकेट है, यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई में है x प्लस 1। अच्छा इसको सोल्व करें, यहाँ पे 1 इंटू एक्स प्लस 1 का कोई मतलब नहीं है, बस x प्लस 1 ही समझो आप, इसका कोई मतलब नहीं निकला। अच्छा तो यहाँ पर क्या करें, हमें चाहिए y, हमें y निकालना है। तो अभी तो देखो ये y नीचे की तरफ है, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा और उधर जो x प्लस 1 है इसको इधर ले आऊँगा, है ना, इधर कर लेता हूँ थोड़ा, तो ये नंबर इधर आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा 1/x प्लस 1 बराबर, ये उधर चला गया 2 माइनस ई की पावर y। ठीक है, अच्छा अब क्या करो, ये देखो मेरे को ना ई की पावर y का y निकालना है, तो अभी ये ई की पावर y नेगेटिव में है, तो मैं ई की पावर y को इधर ले आऊँगा और जो 1/x प्लस 1 ना इसको मैं उधर ले जाऊँगा, तो ई की पावर y अभी माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का ई की पावर y, ये नंबर उधर चला गया, तो 2 माइनस 1/x प्लस 1 ऐसा बन गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एलसीएम लेके चीज़ों को आसान बनाओ, थोड़ा ई की पावर y बराबर क्या हो गया, एलसीएम लिया क्या x प्लस 1 आ गया, x प्लस 1 इंटू दिस 2x प्लस 2 हो गया, ये 2 है, फिर -1, इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ई की पावर y बराबर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1। अच्छा देखो ई की पावर y है ना, हमें चाहिए y, है ना, ई की पावर y है तो हमें चाहिए y, तो मैं क्या करूँगा, देखो ये एक्सपोनेंशियल है, मेन चीज़ तो ये है कि ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की काट, मतलब उसको काटने कौन आता है, लोगरिदम, एक्सपोनेंशियल को काटता है, एक्सपोनेंशियल लोगरिदम को काटता है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं। तो इसको हटाने के लिए हमें log लगाना पड़ेगा, या फिर जैसे होता ना कि अंडर रूट वाली चीज़ को उधर भेजते तो वो स्क्वायर बन जाता है, इधर अगर साइन थीटा है तो साइन को उधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स बन जाएगा। तो ऐसे ही इधर एक्सपोनेंशियल है तो उधर की तरफ जाके क्या बन जाएगा, log बन जाएगा, क्योंकि log और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के क्या है, इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो मैं इधर से ई की पावर y, ई को उधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इधर क्या बचेगा ओनली y, उधर ये चला जाएगा log बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा log ऑफ इधर क्या आएगा 2x प्लस 1/x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, ये बन गया अपना आंसर। ठीक है, या फिर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप है ना दोनों तरफ log ले सकते हो। देखो log लेने पर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा log ऑफ ई की पावर y बराबर इधर log ऑफ 2x प्लस 1/x प्लस 1। अब यहाँ पे log ऑफ ई की पावर y है और यहाँ पे log का बेस नहीं लिखा हुआ, और मैथमेटिक्स में अगर बेस नहीं लिखा हुआ इसका मतलब बेस e है, तो log ये जो y है ना y, ये तो आगे आ जाएगा y, और जो log e एट बेस e है
वो खत्म होके क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ठीक है, log a एट बेस a 1 होता है, log e एट बेस e ये भी 1 हो जाएगा बराबर दिस। तो कुल मिला के y बराबर यही बच गया। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया है। आगे तो एडजस्टमेंट चलता रहता है, आप क्वेश्चन को यहाँ पर भी छोड़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर c की वैल्यू वो 1 डाल के। ठीक है, तो ये इजीली वेरिएबल सेपरेशन मेथड से ये बन गया क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 15। ऐसे क्वेश्चन आपको हो सकता है आपको ऐसे क्वेश्चन ने परेशान किया हो, लेकिन देखो दोस्तों, ये जो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे एक बार इतनी पॉपुलेशन अभी है फिर इतने सालों बाद में क्या होगी, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये पॉपुलेशन में होते हैं। कुछ एक इंटरेस्ट रेट और वो प्रिंसिपल कि इतना पैसा जमा कराया इतने सालों के बाद में इतना हो जाना चाहिए, वो सब ऐसे भी होते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना मैं ऐसे क्वेश्चन को ऐसे तगड़े तरीके से समझाता हूँ, आपको ना मज़ा आ जाएगा समझ के, फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लेना इस टाइप का ऑटोमेटिकली बन जाएगा। देखो एक बार आप क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो एक बार इस पूरे को। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, एक विलेज है, कहीं टॉपर्स विलेज तो नहीं है ये। तो द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली एट द रेट प्रोपोर्शनल। अच्छा ठीक है, एक विलेज है उसकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है लगातार, किस रेट से, प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स, मतलब उस टाइम जितने उसके अंदर रह रहे हैं ना उतने लोगों की संख्या ही है। इनहेबिटेंट्स मतलब उसके निवासी, प्रेजेंट एट एनी टाइम। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वॉज 20,000 इन 1999, मतलब 1999 में उसकी पॉपुलेशन कितनी थी, उसमें 20,000 लोग थे। एंड 25,000 इन द ईयर ऑफ 2004, 2004 में 25,000 हो गए। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2009, 2009 में क्या पॉपुलेशन होगी। देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में मैं ना ये जो कैलकुलेशन वाली चीज़ है वो बाद में करता हूँ। पहले क्वेश्चन पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आप एक चीज़ बनाओ, टाइमलाइन बनाओ। यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो टाइमलाइन यहाँ से बनेगी, यहाँ से लेके इधर तक, यहाँ तक बनेगी। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वॉज 20,000 इन 1999, जब 1999 का साल था तब उसकी पॉपुलेशन को मैं पी से लिख देता हूँ। पॉपुलेशन कितनी है, 20,000 है ना, ये 20,000, ये हो गया 20,000। फिर 25,000 कब हो गई, 2004 में। तो 2004 में P बराबर 25,000। ठीक है, और उसके बाद में हमें क्या बताना, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2009, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 2009। एक वो टाइमलाइन बन गई ना, यहाँ पर पॉपुलेशन क्या होगी ये हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। अच्छा, तो अब आपको ना एक चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि ये देखो यहाँ पर ये क्या क्या है। ये तो इधर तो है पॉपुलेशन, आप थोड़ा ये जो टेबल है टाइमलाइन इसको थोड़ा और अपने तरीके से मतलब इसको एकदम टेक्निकल बना लो। ये पॉपुलेशन है, इधर क्या है, ईयर्स। लेकिन ये ईयर्स कोई खास काम के हैं नहीं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में कोई आएगा तो मैं 1999 वो लिखूंगा 2004, ऐसा नहीं है। इस ईयर देने का कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन का आंसर जो आना है ना वो यहाँ पर ऐसे बोल देते कि यहाँ पर 2020 का साल है, फिर 5 साल बाद कितना 2025 आ जाता, और फिर 5 साल बाद में ये आ जाता 2030 आ जाता, है ना। उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ईयर क्या है उससे मतलब नहीं, मतलब किससे है, टाइम ड्यूरेशन से। किससे है, टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, जैसे दो टाइम्स के बीच का जितना इंटरवल है वो टाइम इंटरवल का इन दी सेंस यहाँ पर जैसे अभी पॉपुलेशन समझो कि है 20,000, थोड़े दिनों बाद में होगी 25,000। तो ये मैंने क्या बोला, थोड़े दिन, है ना। तो ये क्या है, टाइम है, मतलब बीच में कितने दिन के वो गैप हो गया, वो टाइम ड्यूरेशन है। तो देखो अभी मैं टाइम ड्यूरेशन को टी से रिप्रेजेंट करूंगा, सिंपल टी, स्मॉल टी। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन की टाइमलाइन की यहाँ से होती है 1999 से, तब पॉपुलेशन थी 20,000। समझो कि अभी हम यहाँ पर है 1999 में हम पहुँच गए, तो उस टाइम टी बराबर 0 लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी फ्रेश डेटा यहीं से तो स्टार्ट हुआ है। उसके बाद में 2004, तो अपना स्टार्टिंग का डेटा ये है 1999 का। तो 2004 मतलब 5 साल बाद की बात कर रहा है ये। 1999 से 2004 कितना साल हो गया, 5 साल हो गया ना। तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते में टी बराबर 5 हो गया, है ना। ये टी बराबर 0, इनके बीच का गैप 5 साल। फिर 2004 से 2009 इनके बीच में कितना गैप आ गया, 5 साल का और गैप आ गया। तो जो टाइम ड्यूरेशन है हम स्टार्ट यहाँ से करें 1999 से, तो 1999 से 2009 तक पहुँच गए, तो टी बराबर कितना हो गया, 10 साल हो गया। ये टाइम ड्यूरेशन, इनके बीच का गैप। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो 5 साल बाद 25,000 हो गया, और 10 साल बाद में क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये ऐसा बन गया यहाँ पर, ये हो गया केस 1,
फिर केस 2 और केस 3 तो हमें फाइनली पता करना ही है। अगर आप ऐसे टाइमलाइन बना लेते हैं ना, और हर क्वेश्चन में बन जाती है, ऐसा नहीं कि किसी भी क्वेश्चन में नहीं बनती, हर क्वेश्चन में ऐसी टाइमलाइन बनती है। ये टाइमलाइन सबसे पहले बना लो, बाद में सारे क्वेश्चन आसान है। तो ये टाइमलाइन का यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने काम कर लिया। अब जो बाकी चीज़ें बच गई ना उनको पढ़ते हैं। देखो क्या बोला, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली एट द रेट, प्रोपोर्शनल का जिक्र हुआ यहाँ पर, किसका, प्रोपोर्शनल। तो वो फिजिक्स में लगाते हैं ना कि भाई रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, वो सब प्रोपोर्शनल वाला वो लगेगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल के पहले क्या आएगा, ये पॉपुलेशन एट द रेट, तो पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट द रेट, है ना। तो देखो एक चीज़ तो मैं ये पहले क्लियर कर दूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ये क्या होगा, मैथमेटिकली क्या होगा, आप ऐसे समझ तो रही हो, लेकिन मैथमेटिकली इसका क्या मतलब है। रेट ऑफ चेंज का सीधा सीधा मतलब है डेरिवेटिव से, है ना। जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं ना वो रेट ऑफ चेंज ही तो होता है। जैसे डी वाई बाई डी एक्स क्या है, आप बोलोगे स्लोप, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स का एक और मतलब है रेट ऑफ चेंज, वाई में किस रफ्तार से चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर एक्स थोड़ा सा चेंज होता है तो वाई में किस रफ्तार से चेंज हो रहा है, वो होता है डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स का मतलब। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, डीपी अपॉन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना। अभी पॉपुलेशन इतनी है, थोड़े दिनों बाद इतनी हो जाएगी, थोड़े दिनों बाद इतनी, तो हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं भाई, टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर पॉपुलेशन का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या आ जाएगा, डीपी बाई डी टी। यहाँ पर पी फोर पॉपुलेशन है एंड टी फोर टाइगर नहीं है, टी फोर टाइम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चालू करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोला है, पॉपुलेशन इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली एट द रेट प्रोपोर्शनल, मतलब ये जो रेट है ना ये डी पी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। किसी समय उस गांव में, उस विलेज में कितने लोग प्रेजेंट है, तो उसके प्रोपोर्शनल है ये। तो मैं पॉपुलेशन को तो पी मान के चल रहा हूँ, तो ये भी चीज़ यहाँ पे वैसे पी होगा, यहाँ पे डी पी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू पी हो जाएगा, लेकिन पी को मैं थोड़ा डिक्लेयर कर देता हूँ कि पी है क्या, लेट पी बी पॉपुलेशन ऑफ विलेज एट सम टाइम, है ना। किसी समय विलेज में जो पॉपुलेशन है ना उसको हम ऑब्वियसली पी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, उसको पी ही मानेंगे। तो अभी देखो ये प्रोपोर्शनलिटी वाला ये जो है ना साइन ये हटेगा, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर जैसे क्या बन जाएगा, डी पी बाई डी टी इक्वल टू, इसको मैंने हटाया और यहाँ पे एक के लगा दिया, के इंटू पी। जो के है वो क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। एक आफ्टर ऑल ये कांस्टेंट ही है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, ये पी वेरिएबल है, क्योंकि गाँव की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है धीरे धीरे, और टाइम वेरिएबल है, टाइम तो हमेशा बढ़ता ही है, टाइम को कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये चलो एक इक्वेशन तो है, लेकिन ये खास बात ये है कि ये है एक डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो इस विलेज में ये डिफरेंशियल इक्वेशन से हम अपने काम, फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट है ना वो हम आसान बना लेंगे कि भाई फ्यूचर में कितनी पॉपुलेशन होगी, ठीक है। ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के 3 तरीके हैं, वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर चूंकि वेरिएबल आसानी से अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ये डी पी यहाँ पर है, तो डी पी वाला ये जो पी है ना वो इधर की तरफ है, तो डी पी और पी एक तरफ हो जाएंगे। डी टी वाला कोई टाइम तो है नहीं, तो डी टी उधर अकेला ही चला जाएगा, वो के तो कांस्टेंट है। तो इसको मैं अगले पेज में लिखता हूँ और फिर और काम चालू करते हैं। तो देखो दोस्तों ये मैंने लिख लिया है, ये वाला चीज़ यहाँ से पेज अलग है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड इसके अंदर हम लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये डी पी वाला यहीं रखो, पी को नीचे ले आओ, बन गया डी पी बाई पी इक्वल टू, के को वहीं पे रखो, डी टी को उधर भेज दो, ये डी टी बन गया। अभी क्या करें, अब कर देते इसका इंटीग्रेशन। इसके बाद में हम बस एक ही काम बचता है कि कर दो इसका इंटीग्रेशन। तो क्या बन जाएगा, आफ्टर इंटीग्रेशन इधर लिख लेते हैं, इधर इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, डी पी बाई पी बराबर, के तो कॉन्स्टेंट तो के और यहाँ पे डी टी हो गया। सोल्व करेंगे तो डी पी बाई पी ये बन जाएगा लॉग ऑफ पी। पॉपुलेशन नेगेटिव तो होती नहीं है, तो मॉडुलस में क्या ही टेंशन हो गया, रहने दो, मॉडुलस मत लगाओ। के यहाँ पे डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी टी अकेला ही है तो उसका बन जाएगा टी प्लस सी लगाना भी मत भूलना। यहाँ पर के ये भी एक कांस्टेंट है और जो सी है वो भी एक कांस्टेंट है। यहाँ पे 2 कांस्टेंट आ गए। हम चाह रहे थे कि जैसे यहाँ पर आप देखोगे ना ये टेबल में ये जो टाइम है और ये जो पी है, टी और पी इन्हीं में एक रिलेशन ढूंढना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर ढूंढते ढूंढते पी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, लेकिन साथ ही साथ ना के और सी ये भी एक्स्ट्रा आ लिए साथ में,
तो इनको तो हटाना पड़ेगा यार, है ना, इनको तो हमें हटाना पड़ेगा। अब ये हटेंगे कैसे के और सी, या फिर इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। देखो अपने सामने टाइम लाइन याद है आपको, 3 केस है। केस 1 क्या है, जब टाइम बराबर 0 था, 1999 की बात है, तब पॉपुलेशन थी 20,000। पहले मैं ये कंडीशन लगा देता हूँ, केस 1 लगा देता हूँ यहाँ पर, क्या लगा देता हूँ, केस 1। उसमें क्या है, टाइम बराबर 0, 1999 है ना, उसी टाइम की बात है, तो पॉपुलेशन कितनी थी, 20,000। इसमें मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे टी बराबर 1999 मत लेना, समझ गए ना, ये जो टी है वो क्या है, ड्यूरेशन है। 1999 से स्टार्ट करें हम, ये 1999 की बात है, तो टाइम बराबर 0 हो गया ना, मतलब टाइम ड्यूरेशन 0 हो गया ना। हाँ, तो ये इसमें हम पुट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ पी की जगह क्या आ जाएगा, 20,000, ये 20,000 बराबर के टी की जगह क्या आ जाएगा, 0, तो यहाँ पे 0 प्लस सी, है ना। अच्छा यहाँ से के इंटू 0, ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया। सी की वैल्यू मिल गई हमें, सी की वैल्यू क्या मिली, सी इक्वल टू ये हो गया log 20,000। ये सही हो गया काम, हमें सी की वैल्यू मिल गई। जैसे आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू या कांस्टेंट की वैल्यू पता चले ना, आप इसको अपडेट कर दो। यही अपना सबसे मेन फॉर्मूला, हम इसमें ये चीज़ों को अपडेट करते चले जाएंगे। सी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो। तो अब मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेटेड। अपडेटेड फॉर्मूला क्या हो गया पॉपुलेशन का, log ऑफ पी बराबर इधर के टी, तो के टी प्लस सी की जगह आ गया ये log 20,000, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अभी भी के की वैल्यू हमें नहीं पता, है ना, के की वैल्यू नहीं पता, तो अब हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे हम केस 2, ये वाला केस लगाएंगे। जब 5 साल बीत गए थे तो 2004 आ गया, उस टाइम पॉपुलेशन है 25,000। तो टाइम में 2004 नहीं लूँगा, टाइम में क्या लूँगा, वहाँ से 1999 से 2004 बीच में 5 साल बीत गए ना, तो 5 साल में ये 20,000 का 25,000 हो गया, है ना, 5,000 बढ़ गया। तो यहाँ पर अब लगाऊंगा मैं केस 2, टाइम हो गया 5 साल, अब पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 25,000। इस बार ये लगाऊंगा, तो अब ये किस में लगाऊंगा, इस अपडेटेड में लगाता रहूँगा, इसको और अपडेट करता रहूँगा। एक बार लगाओ, इसके अंदर क्या बनेगा, log ऑफ पी, पी की जगह आ जाएगा 25,000 आ जाएगा, तो log ऑफ 25,000 बराबर के इंटू टी, टी की जगह कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस ये कितना है, log 20,000, ठीक है। मेरे को ना के की वैल्यू निकालनी है, तो इस ये log को इस इधर की तरफ भेज दूंगा मैं इसके पास में। तो देखो अब थोड़ा बहुत डायरेक्ट कर लेते हैं यार, है ना, बहुत हम ऐसे को खींच रहे हैं ऐसे। log ऑफ 25,000 है, ये log m है, ये वाला log इधर प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ये log m है, ये वाला log m है, ये इधर से इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का log n आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ओवरऑल log m/n। ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टी होती है ना log की, m/n। m है 20,000 नहीं 25,000, ये 25,000 है, ये 20,000 है, तो ऐसा हो जाएगा log ऑफ 25,000 डिवाइड बाई 20,000 इक्वल टू ये क्या है, 5K। यहाँ पे ये जीरो वगैरह कट कर लो, 3 जीरो से 3 जीरो तो कट जाएगा, और यहाँ पे भी कुछ कटिंग हो जाएगी, हाँ 5 से काट लो, ये बचेगा 4 और ये बचेगा 5, ठीक है दोस्तों। तो के की वैल्यू निकाल लो, के की वैल्यू ऐसी मिलेगी, कोई बात नहीं है, निकाल लो। के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो 5 है मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में आ जाएगा 1/5, log ऑफ, log के अंदर क्या है 5 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 5/4, ये आ गई के की वैल्यू। अब ये के की वैल्यू जो अपडेट किया था ना, इसमें के की वैल्यू अननोन थी, मतलब अभी भी पता नहीं थी। पहले देखो के और सी दोनों आए थे, फिर पहला केस लगाया, टाइम बराबर 0, 20,000 डाल के सी की वैल्यू हमें मिल गई, वो सी की वैल्यू यहाँ पे डाल दी। अभी भी के की वैल्यू नहीं पता, तो अब दूसरा 2004 मतलब टी बराबर 5 साल बाद ये पॉपुलेशन 25,000 ये मैंने लगाया, तो के की वैल्यू मिल गई। ये भी आप यहाँ पर अपडेट कर दो, है ना, इस चीज़ को यहाँ पर अपडेट कर दो यहाँ पे। तो अब मैं फिर से लिख देता हूँ अपडेटेड इक्वेशन क्या है, ये लिखता हूँ, log ऑफ p बराबर के की जगह ये आ जाएगा 1/5 log ऑफ 5/4 इंटू के, सॉरी यहाँ पे t है तो यहाँ पे t आ जाएगा, प्लस log ऑफ 20,000। ये अपनी एकदम अपडेटेड इक्वेशन है। इसके अंदर दो मेन चीज़ें, उनके अलावा कोई फालतू की चीज़ नहीं है। वो मेन चीज़ें क्या है, p मतलब पॉपुलेशन और t मतलब टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। और ये तो वेरिएबल है तो रहेगी रहेगी। अब आप पॉपुलेशन और टी के बीच में रिलेशन तैयार है, हमें क्या निकालना, देखो हमें ये पूछा है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन एट द ऑफ द विलेज इन 2009। 1999 से काम चालू हुआ था पॉपुलेशन कैलकुलेशन का।
तो यहाँ पर 1999 के बाद में 2009, तो करीबन 10 साल का हो गया ना फ़र्क, मतलब करीबन क्या एग्जैक्टली 10 साल आगे है। तो यहाँ पे टी बराबर 0 था, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो ड्यूरेशन है वो टी बराबर 10 साल हो गई। 10 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉपुलेशन और टाइम में डायरेक्ट रिलेशन है, मैं यहाँ पे टाइम डालूंगा, पॉपुलेशन निकालूंगा। टाइम ड्यूरेशन कितना है, 10 साल, ठीक है, 10 ईयर्स। ये कब की बात है, इन 2009, इन 2009 की बात है ये। तो यहाँ पे टी की वैल्यू 2009 मत ले लेना आप, टी की वैल्यू आएगी, टाइम ड्यूरेशन है ये, ठीक है, 10 साल ही आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर रखेंगे, अच्छा पी की वैल्यू फिर निकाल लेंगे, ठीक है, सब ठीक है। चलो अप्लाई करो, ये बन जाएगा log ऑफ पी बराबर, यहाँ पर है 1/5 log ऑफ 5/4 इंटू टी कितना है, 10 साल है ना, 10, ठीक है, प्लस log ऑफ 20,000, ये हो गया। देखो ये 1/5 है, यहाँ पे 10 है, ये 10 मतलब अलग है ना, इस ये log का लफड़ा तो इतना ही है, log तो बस यहीं तक है, log वाली चीज़ यहीं तक है, ठीक है। अब ये 1/5 इस 10 को काटेगा तो ये यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक है। तो 2 इस log के मल्टीप्लाई में, तो 2 इसकी पावर पे लग जाएगा। अगर ऐसा नहीं दिख रहा तो मैं आपको देखो थोड़ा इमेजिन करवाता हूँ। log ऑफ p बराबर, इस 2 को आप आगे रख लो, 2 log 5/4 प्लस यहाँ पर log 20,000, ये हो गया। अच्छा ये जो 2 है ना, log के आगे ये क्या है, 2 है, तो वही अभी प्रॉपर्टी हमने लगाई थी, log के अगर कोई नंबर हो तो उसको हम ऊपर की तरफ भेज सकते हैं। तो log p बराबर ये 2 इस इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, log ऑफ 5/4 की पावर 2, ऐसा बन जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है, log ऑफ 20,000, ठीक है। इधर करते हैं यार, जगह कम से कम होती जा रही है, इधर करें इसको, तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या है, log p बराबर, देखो log m प्लस log n है ना, log m प्लस log n है, तो एक log में लगाऊंगा और अंदर की तरफ चीज़ें ये और ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, log mn बन जाएगा। तो 5/4 का स्क्वायर है ना, तो इसको आप चलो 5/4 का स्क्वायर है तो इसको लिख लो 5 × 5 इंटू ये 20,000 भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे 20,000 और डिवाइड बाय नीचे कितना है, 4 का स्क्वायर है ना, 4 × 4 आ जाएगा, ऐसा बन गया यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। 20 यहाँ पे 5 का स्क्वायर और 20,000 मल्टीप्लाई में, तो 5 × 5 इंटू 20,000 और नीचे की तरफ 4 × 4 ही आ गया। अच्छा इतना बनाने के बाद में हमें चाहिए p, ये चाहिए, तो p के आगे log लगा, इसके आगे भी log से log में काट दूंगा, यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगी। अब ये कैलकुलेशन हमें करनी है, ये कैलकुलेशन मैं रफ में कर लेता हूँ। देखो ऊपर की तरफ क्या है, 5 × 5 इंटू 20,000 बटे नीचे की तरफ क्या है, 4 × 4, ये इधर की तरफ क्या लिखा हुआ है, p लिखा हुआ है। अब यार ये कटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, देखो कैसे करें, यहाँ पे 4 है तो 4 इसको काटेगा तो 20 का 5 बच जाएगा, बाकी ये 1000 आ जाएगा, फिर 5,000 हो गया। अच्छा अब ये 4 भी इसको काटेगा तो 50 को कितनी बार कटेगा, पहले 1, तो यहाँ पे 1 0, फिर ये 2 बार आ गया 8, फिर 2 0, ये 20 हो गया, तो यहाँ पे 5 और ये 0, ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और ये इसको ऐसे रख लो, 5 × 5 इंटू 1250। अब देखो ये 125 है, मतलब 0 तो है, चलो ठीक है, 0 तो हमेशा लास्ट में रहेगा ही रहेगा। 125 5 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 625, और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में। अब ये 625 5 से मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये 5 की पावर 5 हो गई, तो ये हो गया 3125, 5 की पावर 5 ये होती है 3125, और 0 तो चला ही आ रहा है। तो ये पॉपुलेशन हो जाएगी 31,250, 31,250। कब, 10 साल बाद। कब से 10 साल बाद, 1999 से 10 साल बाद, तो 2009 में ये पॉपुलेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है दोस्तों। तो देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन हो या फिर जो इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन हो, मतलब प्रिंसिपल वाले, मतलब वही ब्याज वाले सब, तो सबसे पहले आप टाइमलाइन बना लो, कब क्या हो रहा है, कब कितने पैसों की ज़रूरत है, फिर कितनी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन वाले में पॉपुलेशन और इंटरेस्ट वालों में पैसे आ जाते हैं। उसके बाद में आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करनी पड़ती है। जनरली ऐसे क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज दिया होता है, तो रेट ऑफ चेंज को आप उस हिसाब से समथिंग अपॉन समथिंग ऐसे डेरिवेटिव में मान सकते हो। प्रोपोर्शनल दे रखा तो ऐसे, कई बार प्रोपोर्शनल नहीं होता, कई बार कुछ और दे रखा तो हम वैसे मान लेते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का यहाँ पर ऑप्शन ये हटाया हमने साइन, तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आ गया के। फिर उसके बाद में तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा के अलग अलग किया, इंटीग्रेशन किया, तो यहाँ पे पहुँच गए। के और सी, के वो प्रोपोर्शनलिटी वाला और सी अभी इंटीग्रेशन वाला आ गया। इनको हटाने के लिए ये जो 3 टाइमलाइन बनी थी ना,
1999 में t बराबर 0, 2004 में t बराबर 5 और 2009, ये तो चलो रहने तो भी, इन दोनों की पॉपुलेशन भी हमें पता थी, है ना। तो यहाँ से हमें k और c दोनों की वैल्यूज़ मिल गई। ये है फाइनली अपडेटेड, ये k की वैल्यू ये, और ये c की वैल्यू, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे log p है। इसके बाद में हमें फाइनली तीसरा केस लगाने का मौका मिला कि 2009 में क्या होगा। तब तक 10 साल बीत चुके होते हैं, तो t बराबर हम 10 रखेंगे और पॉपुलेशन हम निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 10 की यहाँ पे 10 रख दिया, बाकी इसको सोल्व किया। log p है, इनको इधर बहुत सारा यहाँ पे एडजस्टमेंट किया मैंने, प्रॉपर्टी लगा के log की। फाइनली हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं, log से log कट जाता है। यहाँ पे थोड़ी होच पोच होगी, उसके लिए सॉरी। आप समझ गए ना यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने इसको रफ में भी बता दिया है। फाइनली पॉपुलेशन ये आ गई 2009 में हो जाएगी 31,250। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 16, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इज़, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो ये जनरली आसान ही होते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं, हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है। सोल्व करेंगे तो यार ये तो नीचे की तरफ y क्यों दे रखा है, ये तो उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ख़त्म हो जाएगा। इसको तो कर दो उधर ख़त्म। यहाँ पर क्या बच गया, y dx माइनस यहाँ पर x dy बराबर 0। हम यहाँ पर dy बाई डी एक्स बना के ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे। पहले इसको उधर ले जाओ, है ना, ऐसा समझ में नहीं आएगा, इसको उधर ले जाओ आप। मतलब dx वाली चीज़ अलग, dy वाली अलग करो। हाँ, भले इसके साथ में y लगाए कोई बात नहीं, अभी इसको भी निपटा देंगे। y dx बराबर ये उधर चला गया x dy। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि वेरिएबल सेपरेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करने का तरीका, यहाँ पे x वाली चीज़ ये dx है, यहाँ पे ये x है, तो ये x इधर आ जाएगा, x इधर आ गया x के पास, ये y उधर चला जाएगा dy के पास। तो वेरिएबल सेपरेशन लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ मैं, वेरिएबल सेपरेशन। तो आफ्टर वेरिएबल सेपरेशन क्या हो जाएगा, ये x इसके नीचे आ जाएगा, क्या बन जाएगा dx बाई एक्स, और ये y उसके नीचे dy अपॉन y, ऐसा बन जाएगा। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका मैं अब इंटीग्रेशन कर दूंगा यहाँ पर। इंटीग्रेशन के बाद में क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स बराबर इधर इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई वाई। इंटीग्रेट करते हैं, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ x बराबर 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ y, ऐसा हो गया। यहाँ पर प्लस c इधर की तरफ लगा दो, c कहीं पर भी लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, c क्यों लगा रहे हो, यहाँ पर भी log है, यहाँ पर भी log है, तो इसको log ऑफ c लिख लो ना यार, log ऑफ c लिख लो, ठीक है, log ऑफ c। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से c ऐसा जिक्र है, तो हो सकता है कि ये c मॉडिफाई हो जाए, तो उस संभावना को देखते हुए मैं यहाँ पे c1 लगा देता हूँ। वैसे यहाँ पे c भी ले लेता तो यहाँ पे c1 आ जाता, कोई लफड़ा नहीं है, कॉन्स्टेंट का कोई लफड़ा नहीं है। मैं चलो log ऑफ c1 ले लिया मैंने। log क्यों लिया मैंने c1 के साथ, क्योंकि यहाँ पर log है, यहाँ पर log है, तो मैं उसको भी log ले लेता हूँ। क्योंकि कांस्टेंट c1 लिखा हो या फिर कांस्टेंट का log ले रखा होगा, कांस्टेंट का log भी कांस्टेंट ही होता है। तो मैंने log ऑफ c1 इसलिए लिया था कि फ़र्क तो कोई पड़ नहीं रहा। दूसरी चीज़, ये चीज़ों को ना और आसान बना देगा। देखो कैसे, यहाँ पर क्या है, log ऑफ x, उधर log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लग जाएगी आसानी से, तो ये बन जाएगा log mn, मतलब y इंटू c1। log से log कट जाएगा, क्या हुआ, x बराबर y इंटू c1। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, x बराबर y इंटू c1, x बराबर वाई स्क्वायर इंटू सी है, वाई स्क्वायर तो है ही नहीं अपना। y बराबर सी एक्स, ये वाली है प्रॉपर्टी, y बराबर सी एक्स। लेकिन आप बोलोगे यार ये उससे मैच कैसे हो रहा है, ये सी ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पे सी लिखा हुआ है, y बराबर सी एक्स इससे मैच नहीं हो रहा ना, मैं करवा देता हूँ। देखें, ये बात बराबर, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता, कॉन्स्टेंट को तो हम एडजस्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये c1 को इसके पास ले आओ, तो क्या बन जाएगा, y बराबर ये c1 इसके नीचे आ जाएगा, x बाई c1 हो जाएगा। अब ये जो 1/c1 है ना, 1/c1, इसको आप c बोल दो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, cx। ये हो गया सिंपल। अगर आप log x के साइड में log ऑफ c जोड़ते ना, तो ये डायरेक्ट ही आ जाता, लेकिन आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब एडजस्ट कर ही सकते हैं, कर सकते हो क्या, कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए, यहाँ पे जो 1/c1 है ना, उसकी जगह c आ गया, y बराबर cx। ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन c, ठीक है दोस्तों। कॉन्स्टेंट की वजह से टेंशन मत लिया करो, यहाँ पर टेंशन तो इस चीज़ की होती है कि यहाँ पे y की पावर क्या है, जैसे वाई स्क्वायर तो नहीं आ रहा कहीं, है ना, इन चीज़ों की टेंशन ले सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट इज एडजस्टेबल, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो कहीं ना कहीं। y बराबर cx बन गया अपना आंसर। अभी ये हो गया 16, अब देखते हैं 17। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर इसको यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल मतलब चीज़ है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन वगैरह सोल्व नहीं करना। अगर आपको चीज़ें याद है ना, तो आप इसको कर सकते हो। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, देखो ये है 17,
ये फोकस सेट, अब ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये है dx बाई डी वाई प्लस p1x। देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ना dy बाई dx, तो यहाँ पे y आता है, लेकिन यहाँ पे dx अपॉन dy है, तो यहाँ पर x आ गया। x के साथ में p1 है और इधर जैसे यहाँ पे p आता है, यहाँ पे q आता है, तो p1 q नाम ले रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम निकालते सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर if। ये if क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या आता है p डॉट। अब देखो जो p1 है ना, p1 और q1, यहाँ पे p1 आ जाएगा, p नहीं है p1 है। यहाँ पे x के साथ में जो p1 है और जो q1 है ये एक्चुअली y के फंक्शंस होंगे, किसके, y के। p1 भी y का फंक्शन होगा और q1 भी y का फंक्शन होगा। तो p1 का आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, y के रेस्पेक्ट में है p1, तो y के रेस्पेक्ट में ही करेंगे इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब चूंकि यहाँ पर ये dx बाई dy वाला पैटर्न है, यहाँ पे एक x आता है, तब इसका सॉल्यूशन देखो क्या बनता है। पहली चीज़ तो वो x, जैसे यहाँ पे c और d ऑप्शन में है ना x, वो आता है। फिर यहाँ पर आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन, इधर की तरफ आएगा q, यहाँ पे q नहीं है, क्या है q1 है, उसके साथ में क्या आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट dy, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में होगा, प्लस c। ये मैं बोलता हूँ कि आप ये फॉर्मेट याद रखो, वो याद रखने वाली चीज़ ही इस क्वेश्चन में पूछ ली है। तो देखो x की जगह ये x और x, ये c और d में से कुछ ना कुछ होगा। फिर if इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy। तो ये तो दोनों ऑप्शन में सेम ही दे रखा है। अच्छा यहाँ पर ओ हो यहाँ पे p1 dx है, ये p1 dy, तो अभी तक केस में बस एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। फिर भी आप आगे की तरफ मैच कर लो। फिर क्या है q1, तो q1। फिर if इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो क्या है e की पावर p1 dy, इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy, वही है सेम टू सेम। मल्टीप्लाई बाई फिर क्या है dy, तो dy प्लस c, तो ये प्लस c। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया नॉर्मल, थ्योरी बेस्ड था, याद मतलब मेमोरी बेस्ड है, प्रॉपर फॉर्मूला यही होता है और यही पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक है, तो ये हो गया 17। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 18 इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 18, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। देखो भाई यहाँ पर सबसे पहले देखो कि वेरिएबल सेपरेशन तो यहाँ पे लग नहीं पाएगा, क्योंकि x y के साथ है, y x के साथ, और ये सब चीज़ें x के साथ है, dx के साथ, अलग अलग सेपरेट नहीं हो पाएगा। फिर क्या आता है वेरिएबल सेपरेशन के बाद में होमोजीनियस भी यहाँ पर नहीं बन पाएगा। जैसे यहाँ पर y है, यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पर x और y इसके बाहर कुछ भी नहीं है, और e की पावर x है, e की पावर x बटा y या फिर y बटा x, ऐसा नहीं है, तो होमोजीनियस भी नहीं लगेगा। फिर एक ऑप्शन बचता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लग जाए। तो जैसे यहाँ पे x है ना, देखो x कहाँ का है, x यहाँ है, यहाँ x तो काफ़ी सारी जगह, तो क्या y अकेला होगा, हाँ y अकेला, ये वाला y है ना, तो ये इस बार बन जाएगा। इसको हमें ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही y है। तो मैं किस एक y की बात कर रहा हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं ना इस स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूँ। देखो ये वाली dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पे जो p और q है ये तो x के फंक्शन है, y यहाँ पर अकेला रहता है, अकेला मतलब फ्री y अकेला ही है, ये dy बाई डी एक्स ये तो डेरिवेटिव के अंदर है। तो हमें कैसे न कैसे करके इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में बनाना है। सबसे यहाँ पर मेन चीज़ है कि dy बाई डी एक्स ये तैयार हो जाएगा तो बाकी ये चीज़ें तैयार हो जाएगी। dy बाई डी एक्स कैसे बनाएं, तो एक चीज़ देखो यहाँ पे जो dy है ना ये यहाँ पर है, इसके नीचे आ जाए dx, ये dx यहाँ पर है। ये काम करता हूँ, पूरी इक्वेशन को मैं dx से डिवाइड कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स आ जाए और यहाँ वाला dx हट जाए। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ एक बार, तो e की पावर x dy प्लस यहाँ पर y e की पावर x प्लस 2x, और यहाँ पर dx है तो dx बराबर 0। इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड कर देता हूँ, dx से, और इधर भी dx से डिवाइड हो जाएगा। बैलेंस तो करना ही चाहिए ना यार, जीरो को भी सम्मान दो। हाँ भले ही जीरो इसको ख़त्म कर देगा वो अलग बात है, लेकिन dx इसको भी दो। दोनों तरफ मैंने dx से डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को ही कर दिया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, e की पावर x फिर dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर dx से फिर ये dx कट जाएगा, ये बच जाएगा y e की पावर x प्लस 2x बराबर 0, इतना होगा। देखो दोस्तों स्टैंडर्ड इक्वेशन में dy बाई डी एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट मतलब मल्टीप्लाई में 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है।
तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, ये है ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स ये नहीं आना चाहिए ना, यहाँ पर तो 1 आना चाहिए, तो मैं ई की पावर एक्स को डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन में। तो इसको भी डिवाइड कर देते साथ के साथ तो सही हो जाता। खैर अब कर दो, ई की पावर एक्स को मैं इधर डिवाइड मतलब पूरे में डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स। वाई इंटू ई की पावर एक्स, इसमें भी मैं ई की पावर एक्स का डिवाइड करूँगा, पूरे में करूँगा तो इसमें भी होगा, तो यहाँ पर सिंपली वाई बच जाएगा। ये 2x है, इसके पास तो ई की पावर एक्स है नहीं, तो ई की पावर एक्स इसके डिवाइड में पड़ा रहेगा। पड़ा क्या रहेगा, इसको आप RHS में भेज दो, इधर 2x प्लस का उधर जाके माइनस का 2x हो जाएगा, और जो हमने डिवाइड किया वो इसके नीचे ऐसा पड़ा रहेगा। ठीक है, ये बन गई अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा। अब आप मैचिंग कर लो इसकी और इसकी, इन दोनों इक्वेशन की मैचिंग करेंगे तो पाएंगे कि ये एकदम सेम टू सेम फॉर्मेट में है। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, पी इंटू वाई, यहाँ पर आप इसको 1 इंटू वाई समझ सकते हो। फिर इधर इधर क्या है, क्यू, इधर ये है, तो यहाँ पे पी का काम कौन कर रहा है, ये 1, और क्यू का काम कौन कर रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये पूरा का पूरा क्यू का काम कर रहा है। ठीक है, पी और क्यू में पता चल चुके हैं, पी और क्यू पता चल गए, तो अब देरी किस बात की, हम निकाल लेते हैं क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ निकाल लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ क्या होगा, यहाँ पर पी और क्यू ये एक्स के फंक्शंस या फिर कांस्टेंट है, तो मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आएगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी एक्स। ठीक है, पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू 1 है, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू 1 डॉट डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये ई की पावर एक्स। ये मिल गया हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई की पावर एक्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आ गया। अब क्या करें, अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब फाइनली क्या लिखेंगे हम, इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जब ये ऐसा फॉर्मेट होता है ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, तब सॉल्यूशन का फॉर्मेट ये होता है, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाई डी एक्स प्लस सी, वहाँ पे लग जाता है वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई की पावर एक्स, तो ये लो ई की पावर एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू क्या है, ये रहा, माइनस 2x अपॉन ई की पावर एक्स, माइनस 2x अपॉन ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये ई की पावर एक्स डॉट डी एक्स। ये हो गया, यहाँ पर ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कट जाएगा। ठीक है, अब चीज़ें जो बच गई उनको सोल्व कर लेते हैं। वाई इंटू ई की पावर एक्स इक्वल टू, देखो दोस्तों ये माइनस है ना, इसको तो रख लो बाहर, ये जो 2 है इसको भी आप बाहर रख लो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आएगा। लेकिन वैसे देख लो ना यार, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटे 2, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। या फिर ऐसे देख लो, 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वापस एक्स स्क्वायर बन जाता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पे प्लस सी है तो यहाँ पर भी प्लस सी, ये बन गया। इतना ही ऑप्शन में, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर ना प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सारी चीज़ें हैं, तो इधर वाला माइनस एक्स स्क्वायर में इधर ले आऊँगा, तो ये बन जाएगा वाई इंटू ई की पावर एक्स प्लस ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर इधर की तरफ सी बच जाएगा, है ना। ये बन गया आंसर। नॉर्मल था थोड़ा, एक यहाँ पे एक वाई था, वो फॉर्मेट देख के मैंने इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा ढाल लिया, बाद में तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्यूशन वगैरह सब तैयार हो गया। ये हो गया वाई ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर सी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये वाला सी ऑप्शन मैच हो जाएगा, वाई ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। बाकी ऑप्शन मैच नहीं होंगे, ऑब्वियसली देख लेना, आप चेक कर लेना, नहीं होंगे। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 18, और ये हो गया अपना पूरा चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, और साथ ही साथ हो गया अपना इंटीग्रल कैलकुलस या फिर पूरा का पूरा कैलकुलस क्लोज्ड। अब कैलकुलस की चीज़ें बाद में नहीं आएगी। अब क्या आएगा, वेक्टर 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। एक टाइप से बोल सकते हो कि ये एलजेब्रा वाली चीज़ें। अब हमें थोड़ा अलग माइंडसेट से स्टार्ट होना पड़ेगा, वो अगले वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि हम उसके अंदर पर्टिकुलरली वेक्टर चालू करेंगे, तो उसमें कैसा माइंडसेट होना चाहिए सब कुछ मैं बताऊंगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।